हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराधा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। फ्रेंड्स, हमने अपने पुराने लेक्चर में बात की थी अपराध के चरण की, और उससे पहले के लेक्चर में हमने बात की थी जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ आईपीसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो की ख़ास बात ये है कि ये वीडियो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी और भी है कि आप प्लीज़ डाइवर्ट मत होइएगा, चीज़ों से भटकिएगा नहीं और भ्रमित मत होइएगा। मैं वो प्रॉमिस करती हूँ कि आईपीसी से रिलेटेड या जो भी मैं पढ़ाऊँगी, आईपीसी, विडेंस, सीआरपीसी या कोई भी सब्जेक्ट, उससे बाहर का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये मैं अलग अलग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप शॉर्ट नोट की तरह भी रख सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपको चाहिए एज ए वीडियो फाइल हमारे नोट्स, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए एंड अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आपकी कमेंट्स एक हमारे लिए और एनर्जी का काम करते हैं, जो हमें और मोटिवेट करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने में। सो प्लीज़ थोड़ी कोशिश हम करते हैं, थोड़ी आप कीजिए एंड हम आगे का लेक्चर बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आईपीसी का थर्ड पार्ट, जो हमने 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम तीसरे पार्ट में आते हैं, जिसका स्टार्टिंग हम जनरल एक्सप्लेनेशन यानी सामान्य स्पष्टीकरण चैप्टर का नाम है। चैप्टर सेकंड है ये हमारा, और सामान्य स्पष्टीकरण हमारे सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक दिए गए हैं। अब चाहे तो नोट भी कर लीजिए, वैसे याद रखिए, पूछा नहीं जाता है। जनरल एक्सप्लेनेशन हमारे चैप्टर 2 में है। जनरली अगर पूछा जाता है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, तो आप याद कर सकते हैं चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है। चैप्टर 2 में हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यानी सामान्य स्पष्टीकरण, जिसकी स्टार्टिंग होती है हमारे सेक्शन 6 और सेक्शन 52A से। फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन 6 क्या कहता है? हमारा सेक्शन 6 कहता है कि जो इस कोड में यानी इस संहिता में जो परिभाषाएं दी हैं, उन्हें हम जो एक्सेप्शंस हमारे दिए हुए हैं चैप्टर 4 के अंतर्गत, उसके अध्ययन रहते हुए समझे जाएंगे। मतलब ये ऐसा नहीं कि अगर मर्डर का डेफिनेशन हमारे लिए जो अलग है सेक्शन 300 में, वो अलग होगा, जो जनरल एक्सेप्शंस में दिया है वो अलग होगा। नहीं, जो मर्डर का डेफिनेशन वहाँ दिया है वही यहाँ भी अप्लीकेबल होगा। जो थेफ्ट का डेफिनेशन वहाँ पे दिया हुआ है वही जनरल एक्सेप्शंस के लिए भी लागू होगा। ये बात कहेगी हमारे सेक्शन 6 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी लाइन में पूछा जाता है क्वेश्चन कि डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टैंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, यानी संहिता में जो परिभाषाएं उन्हें अपवादों के अधीन रहते हुए कहाँ समझा जाएगा, ऐसा कहाँ मेंशन किया है? सेक्शन पूछते हैं सेक्शन 6, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। मैक्सिम है इंक्लूसिव एक्सप्रेसियो यूनिस इज एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, जिसका मतलब है द इंक्लूजन ऑफ वन इज द एक्सक्लूजन ऑफ द अदर। मतलब अगर हम किसी एक चीज़ का उल्लेख करते हैं तो दूसरे का अपोर्जन करते हैं। इस मैक्सिम का मतलब ये है, जो हमारे सेक्शन 7 में इंक्लूड है, बट हमारा सेक्शन 7 इस चीज़ को नहीं करता है। हमारा सेक्शन 7 इस रूल का एक्सेप्शन क्रिएट करता है, जो ये बात कहता है कि थिंग्स ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन, मतलब जो बात एक बार एक्सप्रेस कर दी गई है वही हर जगह समझी जाएंगी। जैसे अगर हमने कहीं डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो हम इस आईपीसी के सेक्शन जो आईपीसी सेक्शन 24 में कही गई है वही हर जगह लागू होगी जहाँ जहाँ पे डिसऑनेस्ट वर्ड हमारा आया है। अदर एग्जाम्पल जहाँ पे वॉलंटरी वर्ड यूज़ आया है वही हमारी पूरी आईपीसी में लागू होगी। ये बात हमारा सेक्शन 7 कहता है। फ्रेंड्स, ये मैक्सिम पूछी जा सकती है, अभी तक पूछा नहीं गया है, बट चांसेस है इसके पूछे जाने के, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं और कहूँगी, मैं जितना पढ़ा रही हूँ सब इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी बाहर से इससे नहीं आएगा। आप एक बार ट्रस्ट कर सकते हैं, हमारे पर विश्वास कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी, हाँ पढ़ना आपको रहेगा। फिर हम आते हैं जेंडर शब्द, जो हमारा सेक्शन 8 में डिफाइन है। सेक्शन में पूछा जाता है, अब पूछा जाता है कि ही मीन्स क्या होता है। ही जेंडर कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 8, आपको याद हो गया होगा। इसमें वर्ड आता है ही वर्ड,
कि पुल्लिंगवाचक शब्द ही वर्ड किसी भी जहाँ जहाँ पे ही वर्ड्स हमारा यूज़ हुआ है आईपीसी में, वहाँ पे ये समझा जाएगा कि वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हुआ है। ऐसा नहीं कि जहाँ अगर कहीं पे ही वर्ड यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ मेल पर्सन के लिए ही वो यूज़ हुआ है। नहीं, जहाँ जहाँ ही वर्ड्स हुआ है उसमें हम यही समझेंगे कि वो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ऐसी वर्ड से देंगे, ऐसी लैंग्वेज रहेंगी कि ही मीन्स, ही यूज्ड डैश ऑप्शन में रहेगा ए ओनली मेल ओनली फीमेल, फिर रहेगा सी बोथ ऑफ दी एबव, डी नन ऑफ दी एबव। आपको क्या करना है, बोथ ऑफ दी एबव, मतलब ये मेल और फीमेल दोनों के रेफरेंस में लागू होता है। फिर हम आते हैं सेक्शन 9 नंबर। नंबर से आप इंग्लिश वाले कंफ्यूज नहीं होइएगा, गिनती नहीं पूछ रहा आपसे, ये वचन पूछ रहा है कि नंबर हमारा कहाँ डिफाइन है। सेक्शन 9 में सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, मतलब जहाँ का हम एक वचन कहीं हमारे आईपीसी में दिया हुआ है कोई वर्ड्स एक वर्ड्स में, तो उसे हम बहुवचन समझेंगे। और बहुवचन के अंतर्गत एक वचन आता है, मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्वेश्चन में भी ऐसे रहेगा सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, सिंगुलर ओनली सिंगुलर, बोथ ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव, सेम यही वर्ड रहेगा। ऐसी ABCD करके कॉलम दिए होंगे, आप इसको टिक करेंगे। सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, ऐसा नहीं कि बहुवचन एक वचन को इंक्लूड करता है या प्लूरल इंक्लूड सिंगुलर, दोनों सेम रहेंगी। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर हम आते हैं सेक्शन 10 मैन एंड वोमेन। फ्रेंड से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हमेशा आता है। आपसे नहीं पूछेंगे सेक्शन कहाँ दिया हुआ है, बट आप याद कर लीजिएगा कहाँ दिया हुआ है मैन एंड वोमेन, सेक्शन 10 में डिफाइंड है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मैन मीन्स ए मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, और ए मेल पर्सन above the age of 18 years, और ए मेल पर्सन above the age of 7 year, और एनी एज ऑफ चाइल्ड। तो आप क्या टिक करेंगे, एनी एज ऑफ चाइल्ड, मतलब अगर कोई एक दिन का बच्चा भी है तो भी उसके लिए हम मेन वर्ड यूज़ करेंगे। सेम केस हमारा आता है फीमेल्स के केस में भी, अगर कोई एक दिन की बच्ची भी है या 2 साल की भी बच्ची है तो हम उसके लिए वोमेन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ये बात कहता है हमारा सेक्शन 10। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, इसी लैंग्वेज में पूछा जाता है, और इसके आने के चांसेस बहुत है हमारे यूपीओ में, आप देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर्सन में। फ्रेंड जनरली हम जानते हैं कि पर्सन में हमारा आता है क्या, मेल और फीमेल, बट जो हमारा सेक्शन 11 है एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इसेंशियल ऑफ क्राइम में, कि किसी भी क्राइम को करने के लिए हमें एक ह्यूमन बींग चाहिए होता है, बट उस रूल का ये एक्सेप्शन क्रिएट करता है कि कोई भी अगर हम अपराध करते हैं तो वो कोई जरूरी नहीं कि उसके लिए ह्यूमन पर्सन ही लायबल हो, कोई कंपनी या एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन भी ऑफेंस वो कमिट कर सकते हैं, जिसका सिंपल सा एग्जांपल है हमारे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वो कोई कंपनी या निगम कर सकती है, बट अगर कोई मर्डर का ऐसा ऑफेंस है तो किसी ह्यूमन बींग के द्वारा ही किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आईपीसी का सेक्शन 11 कहता है कि पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब कोई कंपनी है तो भी हम उसे आईपीसी में लायबल ला सकते हैं। किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 11 के अंतर्गत। बस डियर्स ये क्वेश्चन हमारे प्री में पूछा जाता है, इवन इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर किसी कंपनी को हमें पनिशेबल करना हो तो कहाँ करेंगे, या फिर जैसे कि एसेंशियल से आपसे क्राइम पूछा कि ह्यूमन बींग, आप बताएंगे कि ह्यूमन बींग होना चाहिए, पूछेगा कि क्यों कोई ऐसा ऑफेंस है जो ह्यूमन बींग नहीं कमिट कर सकता, तो आप बोलेंगे यस सर, जो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं वो कोई कंपनी या अदर पर्सन भी कर सकता है। पूछेंगे कहाँ प्रोविज़न है, सेक्शन 11। फिर हम आते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 इंक्लूड्स करता है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी। सेक्शन 12 में हमारे है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और कम्युनिटी, मीन्स ना तो इसमें सिर्फ एक पब्लिक है और कम्युनिटी दोनों ही इंक्लूड है, और वर्ड्स आपको यूज़ करना है। मैंने पहले ही बोला है कि बेयर एक्ट में एक एक वर्ड की एक अलग मीनिंग होती है और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं से प्रीमियम से मिस्टेक भी होती है। तो इन वर्ड्स पे कहाँ और यूज़ हुआ है, कहाँ एंड यूज़ हुआ है, ये सब बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने सेक्शन 13, ये रिपील्ड हो चुका है। सो इसे कभी भी ऑप्शन में सेक्शन 13 दिया हो आप कभी टिक मत मारना क्योंकि रिपील्ड है। फिर हम आते हैं सेक्शन 14 है हमारा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। फ्रेंड्स इस सेक्शन पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है। सिंपल सा सेक्शन 14
इस सेक्शन 14 यहाँ पे याद कर लेना। फिर हम नीचे बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट 21 में, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजिंग है, गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट। एज ए अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो दोनों पहली बार सेम ही लगते हैं, बट दोनों अलग अलग हैं। हमारे सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट को सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया, पब्लिक सर्वेंट को सेक्शन 21 में। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की सेक्शन आप बहुत याद रखिएगा, सेक्शन पूछ देते हैं, मैच करने को दे देते हैं। फ्रेंड्स, पब्लिक सर्वेंट डिफाइन है सेक्शन 21 में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको पूरा नहीं पढ़ना है। हम देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा आता है कि पब्लिक सर्वेंट में कौन नहीं आता है। म्यूनसिपल कमिश्नर यानी नगर पालिका आयुक्त पब्लिक सर्वेंट है। आर्बिट्रेटर यानी मध्यस्थ पब्लिक सर्वेंट है। एमएलए बहुत पूछा जाता है कि पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, उस पर हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एक एमएलए जो अपना वेतन या कुछ रेमुनेशन जो भी पाता है वो गवर्नमेंट के थ्रू पाता है, बट वो पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप देख लिया कि एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं है। फिर हम आते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 70 हमारा डिफाइन करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एंड वर्ड नहीं यूज हुआ है तो हम भी यहाँ पे अगर डायरेक्ट में दिया गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, देन फ्रेंड्स हम टिक मारेंगे डी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स में। फिर हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 18 में इंडिया डिफाइन किया गया है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने कहीं इंडिया वर्ड की डेफिनेशन कहीं और देखी थी, आप याद करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स हम आते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन 19 में जज। जज इज, ऐसे तो जज वही पर्सन होता है जो एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन लीगल प्रोसीडिंग, मतलब जनरली एक मजिस्ट्रेट को भी हम जज नहीं मान सकते जब तक वो लीगल प्रोसीडिंग में नहीं आता है, लीगल प्रोसीडिंग नहीं करता है। सो फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन हमसे डायरेक्ट पूछ देते हैं, जज कहाँ डिफाइन है सेक्शन 19। क्या सरपंच एक जज माना जाता है? हाँ, सरपंच एक न्यायाधीश है। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन बोर्ड इज़ नॉट ए जज, याद कर लीजिएगा। मध्यस्थ, अगर वो इम्पॉर्ट किया गया है लॉ के द्वारा कि कोई डेफिनेटिव जजमेंट देना है तो क्या जज माना जाएगा? डेफिनेटली वो जज है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे जो राम मंदिर केस है आर्बिट्रेटर्स को दिए गए हैं, तो जो उसमें जो 3 कमेटी बनी है वो जज माने जाएंगे या नहीं? डेफिनेटली वो जज माने जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। उस कमेटी में कितने मेंबर्स हैं ये भी आप याद कर लीजिएगा, उनके नाम याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन 20। सिंपल सा सेक्शन पूछता है या मैच करने को दे देता है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी न्यायालय कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 20 में। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 में। फ्रेंड्स, ये कहीं पूछा गया, शायद उत्तराखंड में पूछा गया है, और एमपी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। मे बी यूपी में भी पूछे, हालांकि यूपी में मैच करने में ही आया हुआ है यूपी एपीओ में कि मूवेबल प्रॉपर्टी, देन सेक्शन 2-4 और दिए रहते हैं, उनको मैच करना रहता है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ डिफाइन है? मूवेबल प्रॉपर्टी हमारा डिफाइन है सेक्शन 22 में। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नोट्स हमारे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसकी लिंक हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी होती क्या है। मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रेंड्स हम अपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हैं कि हर वो चीज़ जिसे हम अपने सेंसेस यानी इंद्रियों के द्वारा फील कर सकते हैं, जिनका अनुभव कर सकते हैं, उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि अभी हमारे हाथ में फ़ोन है, हमारा लैपटॉप है, उससे हम फील करते हैं कि ऐसा हमारे हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। बट वो प्रॉपर्टी, और उसे इंग्लिश में हम टेंजिबल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, बट वो प्रॉपर्टी जिसे हम इजीली कैरी नहीं कर सकते, या जो परमानेंटली अटैच है अर्थ से, या फिर जिसे हम फील तो करते हैं बट टच नहीं कर सकते, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कही जाती है। हमारे जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ते हैं, हम टीपीए में भी पढ़ते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, तो इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी हमारे आईपीसी के अंतर्गत क्या है? तो आईपीसी हमारी कहती है कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब हर तरह की मूर्त संपत्ति सिवाय लैंड एंड थिंग अटैच टू अर्थ, भूमि और वे चीज़ें जो भूबद्ध है, मतलब भूमि तो हमारी है ही, जैसे हमने कोई दरवाज़ा लगा दिया, कोई हैंड पंप लगा दिया, देन वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। या किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी है,
फ्रेंड जैसे एक एग्जाम्पल आता है, कहीं पूछा गया है कि दलदल में नमक पैदा करना जंगम संपत्ति है या नहीं। हमारी कोर्ट ने कहा कि दलदल में यानी टू क्रिएट साल्ट इन द स्वयं इज ए मूवेबल प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे क्वेश्चन ऐसे आता है, आप डेफिनेशन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा चीज़ों को, कि कौन सी चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए कि अपनी कौन सी चीज़ हमारे लैंड से अटैच है या भूबद्ध है। जैसे पेड़ हो गए, हमारा थेफ्ट के डिफिनेशन में भी मूवेबल प्रॉपर्टी बताई गई है कि जैसे ही पेड़ कोई लगाया हो तब तक ये मूवेबल है, पर जैसे हम उसे चोरी करने की इंटेंशन से काट देते हैं या उसके अलग कर देते हैं, वो इमूवेबल हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। लिस्टेशन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू रखते हुए पूरा आईपीसी का चैप्टर 2 कवर करेंगे। सो प्लीज़ इसे देखना मत भूलिए। और अगर आप हमारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं या और भी नोट्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं, तो आप प्लीज़ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और फ्रेंड्स, अगर हम मेहनत करते हैं और जब एग्ज़ाम रहते हैं तो बिल्कुल किसी से टेंशन लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वही आएगा जो आप पढ़ रहे हैं, इससे अलावा कुछ नहीं आएगा। हाँ, बस उतना करते जाइए जितना हम कहते जाएं, और जितना हम भी मेहनत कर रहे हैं आप भी कीजिए, रिजल्ट तभी आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ अब